स्टार्ट करेंगे। हेडिंग क्या बच्चा? ऑफिसर हुई इन डिफॉल्ट। देखो ऑफिसर हम हर जगह पढ़ते हैं, कंपनी में इतनी लाइबिलिटी है तो कंपनी अगर डिफॉल्ट है तो पेनल्टी लगी, पढ़ते हैं। या फिर क्या लिखते हो? कंपनी का जो ऑफिसर है उस पे लगेगा, ये पढ़ते हो। तो ये कह रहे भाई ऑफिसर से हमारा मतलब क्या है? ऑफिसर से हमारा मतलब क्या है? डायरेक्टर, मैनेजर और सारे केएमपी इंक्लूड हो गए। एनी पर्सन जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मान रहे हैं, उनकी बातें मान रहे हैं। इन्होंने कहा ऑफिसर से मतलब हमारा सारे लोगों से, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी सब कवर होते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पे उन्होंने ऑफिसर का मीनिंग बताया है कि जहां कहीं भी हम लिखते हैं ना कि ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ऑफिसर को इतनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, उसमें ये सारे लोग आते हैं, इवन सीएस भी आता है क्योंकि केएमपी में आ गया ना वो। तो चलिए नेक्स्ट आ जाओ। ऑफिसर हु इन डिफॉल्ट, इन्होंने बोला ऑफिसर हुई इन डिफॉल्ट से मतलब लाइबल टू पेनल्टी पनिशमेंट। अब कहीं कहीं इंप्रिजमेंट की सजा होती है, कहीं कहीं फाइन होता है बच्चा। तो ये फॉलोइंग जो ऑफिसर है ये सारे के सारे लोग रिस्पॉन्सिबल, कुछ नहीं लिस्ट दे रखी है, क्या दे रखा है? होल टाइम डायरेक्टर, केएमपी, अगर कंपनी में केएमपी नहीं है तो वो डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्पेसिफाई, कुछ नहीं, डायरेक्टर ऑफिसर्स की लिस्ट दे रखी है जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कल को, क्योंकि हम प्लेन चीजें पढ़ते हैं पेनल्टी में, कंपनी रिस्पॉन्सिबल हो, कंपनी का ये ऑफिसर, तो ऑफिसर की डेफिनेशन में सब जो भी इंचार्ज है। any person immediate authority of the board or a KMP is in charge। इन्होंने क्या बोल दिया? जो भी वो काम संभाल रहा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक। एनी पर्सन इन अकॉर्डिंग विद द डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन बोर्ड, रिपीट है बच्चा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको इंस्ट्रक्शन दे रहे, एवरी डायरेक्टर अवेयर ऑफ दिस कॉन्ट्रवेंट। हमें मालूम था कि ये गलती कर रहे हैं फिर भी वो हम कर रहे हैं, तो वो सारे ऑफिसर वो सारे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे जो कि ये सारी गलतियां जानबूझकर भी कर रहे हैं। इशू ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर, अगर शेयर को ट्रांसफर किया जा रहा है तो ये काम करने वाला कौन है? शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर, ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो कुछ नहीं, चिल्लर हेडिंग थी, कौन होता है ऑफिसर, कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कौन डिफॉल्ट कर रहा है, तो ये सारे लोगों से हमारा मतलब है। क्लियर है? चिल्लर है। चलिए अब आते हैं किसमें? रेम्यूनरेशन स्टार्ट करेंगे। सेक्शन कौन कौन सा पढ़ेंगे? सेक्शन 197, 198 और क्या पढ़ेंगे? शेड्यूल 5। जब हम अपॉइंट कर रहे थे तो 3 सेक्शंस पढ़ रहे थे, 203, 196 और शेड्यूल 5। अब हम उनका रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो ये 3 चीजें, जिसमें से सबसे ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है? सेक्शन 197। ठीक है, ये रेम्यूनरेशन की बात करता है। चलिए अब जब ये रेम्यूनरेशन की बात करता है तो चलो थोड़ा सा डिटेल में देखें, इसकी तरफ लेकर आना चाहूंगी। सबसे पहला पार्ट क्या बोलता है? शेड्यूल 5 का सबसे पहला पार्ट क्या बोलता है? कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट। इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि अगर ये 4 बातें हैं, ये 4 कंडीशंस है, ये कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो बिना सीजी की परमिशन आप अपॉइंट हो सकते हो। ये पढ़ा है। पार्ट 2 बोलता है रेम्यूनरेशन, इसी रेम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं। 3 कुछ सर्टेन कंप्लायंसेस की बात करता है। 4th एग्जेम्पशन की बात करता है। अभी यहाँ पे स्पेसिफिक मैं क्या पढ़ा रही हूँ बच्चा? पार्ट 2 की बात हो रही है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में साफ साफ उन्होंने बोल दिया कि इसमें भी अलग अलग सेक्शंस है। टोटल कितने सेक्शंस है बच्चा? 6 सेक्शंस है, 5 सेक्शंस है, अच्छा 5, ठीक है। पहला सेक्शन क्या बोलता है? अगर कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट है, वापस पहला सेक्शन क्या बोलता है? अगर कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट है तो सीधा 197 में रेम्यूनरेशन के जो तरीके दे रखे हैं वो पढ़ने का। तो एक काम करते हैं, रेम्यूनरेशन जो 197 में दे रखे उसको सबसे पहले पढ़ेंगे और फिर सारी चीजें देखेंगे। अगर मेरी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है तो क्या रेम्यूनरेशन होना चाहिए? ठीक, अभी मैं 197, ठीक है, बाद में आती हूँ। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 197। ठीक है, अभी 197 पढ़ाती हूँ, फिर वापस से इस फ्लो चार्ट में आऊंगी मैं। ठीक, इन्होंने सिचुएशन दे रखी है, रेम्यूनरेशन हैविंग प्रॉफिट, रेम्यूनरेशन हैविंग नो प्रॉफिट, तो नॉट हैविंग प्रॉफिट। अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देखेंगे तो हमें दूसरे तरीके फॉलो करने हैं। अगर प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो फिर दूसरा रेम्यूनरेशन देखना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन से इन सिचुएशंस में आऊंगी। चलिए आपकी बुक में भी दिख रहा है, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट है बच्चा, ये भी शॉर्ट, इसका जो फ्लो चार्ट है ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, मैनेजर रेम्यूनरेशन, एक तरफ क्या लिखा है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और दूसरी तरफ क्या है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पूरा सेक्शन 197, 196 ये सब किसकी बात करता है? एमडी की बात करता है। एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और
मैनेजर 196 की बात करता है ना। अब हम रेम्यूनरेशन की बात करते हैं। इन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव से मतलब हमारा क्या है, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। और एक साइड उन्होंने क्या बोल दिया, नॉन एग्जीक्यूटिव। बाकी के बच्चे पूछे नॉन एग्जीक्यूटिव में सारे पार्ट टाइम आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। हम कह रहे हैं मैनेजर रेम्यूनरेशन, वर्ड से मीनिंग समझो। सारे के सारे जितने भी मैनेजर लोग हैं, इन सब की पूरी रेम्यूनरेशन कितनी होगी। आईटेक्स कंपनी हमारी है, रॉकी सर, अभिषेक सर, मैं, हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, अननेसेसरी रेम्यूनरेशन ले सकते हैं। हम काम कर रहे हैं, जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम तो कहेंगे भाई हमारा 90% प्रॉफिट का 90% रेम्यूनरेशन हम ही ले लेंगे। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई हम लॉ बना रहे, और ये लॉ बस किसको लेकर है, पब्लिक कंपनी। क्योंकि पब्लिक कंपनी में पैसा किसका लगा है, जनता का। भैया प्राइवेट कंपनी, आईटेक्स कंपनी, हमारा ही लगा है। अगर हमारा ही पैसा लगा और हम ही ले रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर जनता का पैसा लगा है और पैसा हम ले रहे हैं तो ये गलत है। तो ये मैनेजर रेम्यूनरेशन किसकी बात कर रहा है, पब्लिक कंपनी की बात कर रहा है। पहले तो ये बात याद रखना, ठीक है। अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो इसमें ये सारे लोग जो डायरेक्टर मैनेज कर रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इन सबकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो आ जाए, इन सबकी सैलरी इन्होंने कहा कि भाई हम डिवाइड कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव अलग और नॉन एग्जीक्यूटिव अलग। क्लियर है। आ जाए, एग्जीक्यूटिव में उन्होंने बोला बेस्ड ऑन द प्रॉफिट। पहले हम देखेंगे कि आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं। अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, लॉस है, इनएडुकेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट उतना नहीं है कि हम दे पाए अच्छा खासा, बहुत ना के बराबर प्रॉफिट है, या फिर एडुकेट प्रॉफिट है। दो सिचुएशन है। पहले क्या सिचुएशन है, मैनेजर रेम्यूनरेशन में एक तरफ एग्जीक्यूटिव है, दूसरी तरफ नॉन एग्जीक्यूटिव। अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में भी दो चीज आई, या तो प्रॉफिट कमा रहे हो या तो प्रॉफिट नहीं कमा रहे। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो तो सीधा शेड्यूल 5 में जाओ, और शेड्यूल 5 जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन देंगे। क्या ये बात क्लियर है। अब ये शेड्यूल 5 में जाओ, ये क्या बोल दिया, अभी मैंने आपको बताया रेम्यूनरेशन पार्ट 2 में दे रखा है। प्रॉफिट है तो 197 फॉलो करो, अगर प्रॉफिट नहीं है तो ये पार्ट 2 के, शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 5 का क्या है, पार्ट 2, इसका कौन सा सेक्शन, 2, सेकेंड सेक्शन में दे रखा है। क्या दे रखा है कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो रेम्यूनरेशन कितना देना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अगर प्रॉफिट है तो रेम्यूनरेशन 197 वाली बात फॉलो करो, अगर नहीं है प्रॉफिट तो पार्ट 2 की बात फॉलो करो। क्लियर है। यही तो बात इन्होंने लिखी है यहाँ पर। लॉस है तो शेड्यूल 5 फॉलो करेंगे, प्रॉफिट है तो हम 197 पढ़ी तो रहे, ये 197 ही पढ़ रहे। 197 में भी बोल दिया प्रॉफिट है तो यहीं रहो, प्रॉफिट नहीं है तो शेड्यूल में जाओ, ठीक। चलो, अब प्रॉफिट है, 197 बोलता है मैक्सिमम, मैक्सिमम आप कितना प्रॉफिट का कितना परसेंट दे सकते हो बच्चा, 11%। प्रॉफिट किस टाइप का है, नेट है कि ग्रॉस है, नेट प्रॉफिट है। मैक्सिमम पूरे के पूरे डायरेक्टर मैनेजर सबको इकट्ठा करो, इन सबकी जो सैलरी देना है, इन सबका जो रेम्यूनरेशन देना है, कितने से ज्यादा नहीं होगा, 11%। लेकिन 11% किसका, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। आज आज अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं बैलेंस शीट निकालूंगी, ठीक है। बैलेंस शीट निकाल के अपना नेट प्रॉफिट देखूंगी, नेट देखूंगी, उस नेट प्रॉफिट का 11% कैलकुलेट करूंगी। अगर इसका 11% आ रहा है बच्चा 50 करोड़, कितना आ रहा है बच्चा, 50 करोड़, तो सबका इकट्ठा कर कर मैं कितना दे सकती हूँ, 50 करोड़, उससे ज्यादा दे सकती नहीं हूँ। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो कितना है मैक्सिमम लिमिट, 11%, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग ईडी, ईडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अगर कंपनी में एक ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होने चाहिए, 3, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 15, रिक्वायर्ड है 15 से ज्यादा तो उतने भी कर लो एसआर पास कर कर। इन्होंने कहा कि जो भी आपकी सिचुएशन है, अभी हम कह रहे हैं कि भाई अगर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उसे कितना मिलेगा, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट, टू दैट ईडी, उसे हम ये देंगे 5% से ज्यादा नहीं। एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो इससे हम कितना देंगे, 5। ये कह रहे भैया एक नहीं है, एक या एक, दो या दो से ज्यादा है, तो भाई इन्होंने क्या बोल दिया, सबकी लिमिट कितनी है, 10% से ज्यादा नहीं। वापस, सबकी ओवरऑल लिमिट कितनी है, 11, कभी भी 11% को एक्सीड नहीं करोगे। पहले बताओ ये सब बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब चलो आपकी कंपनी में हम डायरेक्टर्स देखते हैं, क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, 5 हो गई, एक ही है ना तो बस 5%। होंगे कितने, एग्जाम्पल लेते, 3 होंगे, 3 डायरेक्टर होंगे, ठीक है। इसमें से कह रहे एक ही डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव है, एक ही डायरेक्टर क्या है, एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। बाकी सब एग्जीक्यूटिव नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे ना।
अगर एक एग्जीक्यूटिव है तो आपकी एग्जीक्यूटिव की लिमिट कितनी होगी 5%। मैं कह रही हूँ दो हैं, पहला और दूसरा दोनों है, तो इन दोनों की मिलाकर कितनी होगी 10%। बाकी वो तीसरा नॉन एग्जीक्यूटिव है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए हमने वो 1% छोड़ दिया, क्योंकि कभी भी 11% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक एग्जीक्यूटिव है, बाकी दो, देखो केस बना रही हूँ, एक एग्जीक्यूटिव है, बाकी के दो क्या है बच्चा, नॉन एग्जीक्यूटिव। तो उस एक एग्जीक्यूटिव की क्या होगी, सिंगल की 5, रिमेनिंग आपको जितना देना है दो। लेकिन अगर आपके दो एग्जीक्यूटिव हो गए तो इनकी लिमिट कितनी हो जाएगी 10% मैक्सिमम। ये मैक्सिमम है, कंपनी चाहे तो कम भी दे सकती है ना। क्या बात समझ में आ रही है? ये तो मैक्सिमम लिमिट पड़ रहा है कि कंपनी इतने से ज्यादा नहीं देगी। ठीक, अब सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं पहले बताओ? 197। 197 क्या बोलता है? 197 क्या बोलता है? मैनेजर रेम्यूनरेशन। दो पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट है कि नहीं है? प्रॉफिट नहीं है तो शेड्यूल 5 जो बोलेगा फॉलो करो। प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का 11% क्या है मैक्सिमम लिमिट। पहले बताओ, ये समझ में आया? कभी भी 11% ज्यादा नहीं जाएंगे। अगर आपकी कंपनी में एक ही ईडी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो आपकी लिमिट उस ईडी की कितनी होती है 5%। उस ईडी को 5% से ज्यादा मत देना। ओवरऑल 11 है, 11 में से 5 इसको दे दे, रिमेनिंग कितना बचता है 6 बचता है। 6 बाकी देख लेना नॉन एग्जीक्यूटिव, अभी आएंगे उसमें भी। ठीक है, चलो। अगर दो है, दो या दो से ज्यादा है तो उनकी मिलाकर 10 से ज्यादा नहीं। बाकी जो नॉन एग्जीक्यूटिव है उनको कितना छोड़ा है 1%। नॉन एग्जीक्यूटिव है, कम टाइम देता है, ज्यादा टाइम कौन देता है एग्जीक्यूटिव। डाउट क्लियर हो गया? आज था हो गया, चलो। अब एक बार आएंगे यहां पर, इन्होंने कहा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है? उन्होंने कहा लॉस हुआ है। क्या लिखा है? ये नॉन एग्जीक्यूटिव है, ये पार्ट टाइम काम करता है। ठीक है, तो इनको तो बोल दिया भाई ये पार्ट टाइम लॉस हुआ है। ठीक, तो हम आपको रेम्यूनरेशन नहीं देंगे। इनकेस प्रॉफिट 1%, टोटल कितना था ओवरऑल 11% था। इन्होंने कहा इनकेस अगर आपकी कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, हमने पढ़ा था ना दो एग्जीक्यूटिव है तो बच कितना रहा था इनके लिए, एक ही बच रहा था। तो भैया एक ही परसेंट है ना, 1% टू ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सबका मिलाकर एक ही परसेंट देना है। मेरी कंपनी में 4 नॉन एग्जीक्यूटिव है तो इन चारों का मिलाकर एक ही परसेंट होगा। बात समझ में आ रही है? एग्जीक्यूटिव को मिल रहा है ना 10, सबका मिलाकर कितना है 11। अगर दो एग्जीक्यूटिव हो गए तो 10 तो उन्हीं को मिल जाएगा, बचा 1% इनको। ज्यादा हमेशा एग्जीक्यूटिव को ही मिलेगा, ये बात याद रखना। दिन भर बच्चा दिन भर काम करे, कौन था? एमडी था, होल टाइम था, मैनेजर था, मेन काम तो वही करे ना। ये तो पार्ट टाइम है, सिटिंग फीस लेंगे। इन केस कंपनी डू नॉट हैव ईडी, है ही नहीं, ईडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ही नहीं, तो थोड़ा सा बढ़ा सकते, ज्यादा से ज्यादा कितना 3%। 3% से ज्यादा इनको देंगे ही नहीं, ये इनकी मैक्सिमम लिमिट चल रही है। इन्होंने कहा रेम्यूनरेशन नहीं देंगे लॉस होने पर, यही पढ़ा ना, प्रॉफिट होने पे देंगे, प्रॉफिट होने पे रेम्यूनरेशन मिलेगा, लॉस होने पे रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि पार्ट टाइम वाले हैं, मीटिंग मीटिंग में आते हैं, इनको सिटिंग फीस तो मिलेगी। क्योंकि अगर लॉस होगा इनको नहीं मिलेगा तो वो क्यों काम करेंगे, कंपनी कभी ना कभी तो लॉस में जाएगी। लेकिन इनको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, लेकिन सिटिंग फीस अलग होती है। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी वाला पोर्शन अलग और सिटिंग फीस अलग, तो इन्होंने कहा सिटिंग फीस तो मिलेगी। मैक्सिमम इसकी भी लिमिट तय कर दी, कितनी 1 लाख। 1 लाख पर डायरेक्टर पर बोर्ड मीटिंग। आज एक मीटिंग होती है, इसमें 4 डायरेक्टर आते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव 4 डायरेक्टर आते हैं, तो पर डायरेक्टर को कितना मैक्सिमम 1 लाख से ज्यादा नहीं देना। और ये आज ही की बस मीटिंग की, तो अब 4 लाख देने पड़ जाएंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी कभी मीटिंग होगी फिर से आएगा वो, तो उन्होंने कहती है भैया एक डायरेक्टर को 1 लाख से ज्यादा मत देना, और ये एक मीटिंग का बोल रहे। अब जितनी मीटिंग हो उतनी मीटिंग के हिसाब से सिटिंग फीस देना आपको, सिटिंग फीस आपको देना है। हम रेम्यूनरेशन देने से आपको मना कर रहे हैं, नहीं तो वो आएगा ही नहीं। अगर उसे लगा यार ये तो लॉस मेकिंग कंपनी है, इसमें मैं क्यों आऊं। ठीक है, इंक्लूडिंग क्या लिखा है, क्या होता है ये एडजर्न मीटिंग? डायरेक्टर तो आया था भाई, एडजर्न हो गई, कोरम नहीं मिला तो दोबारा से आएगा। तो इन्होंने कहा कि भैया एडजर्न मीटिंग हो चाहे ओरिजिनल हो, दोनों का मिलाकर 1 लाख है। आज आया कोरम नहीं हुआ, कल फिर से आएगा या एक हफ्ते बाद फिर से आएगा, तो 2 मीटिंग का 2 लाख मिलेगा? नहीं, एक ही लाख मिलेगा दोनों का मिलाकर। क्लियर है? तो इंक्लूडिंग है। नेक्स्ट,
इट कैन बी पेड इन केस ऑफ, ये तो पहले बता दिया, लॉस होगा तो भी इनको ये सिटिंग फीस देंगे. नो सिटिंग फीस टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो भाई पूरे दिन भर काम करने वाला है, इन्हें क्यों सिटिंग फीस मिलेगी. सिटिंग फीस मिलती है तो किसको मिलती है, नॉन एग्जीक्यूटिव को. अब मुझे पहले बताओ क्या ये समझ में आया, ये सबसे कोर चीज है जो आप समझ रहे हो. 197 की सबसे कोर चीज हम समझ रहे. 197 क्या बोलता है, मैनेजर रेम्यूनरेशन, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव में प्रॉफिट हो रहा है अगर कंपनी को तो 197 यहीं रहना, नहीं हो रहा है तो शेड्यूल 5 में जाएंगे. यहां उन्होंने बोल दिया मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 11%. 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, ग्रॉस नहीं. ठीक है. अब इन्होंने बोला कितने ईडी है, एक ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो लिमिट आपकी आप 11 नहीं है, 5 ही देना है, 5 से ज्यादा नहीं देना है. एक ही है ना, एक को कितना दोगे, 5 बहुत ज्यादा है, 5 भी बहुत ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो सबका मिलाकर 10. ठीक है. चलो फिर उन्होंने बोला कि नॉन एग्जीक्यूटिव है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा है तो रेम्यूनरेशन नहीं, लेकिन सिटिंग फीस देनी है. प्रॉफिट हो रहा है तो लिमिट कितनी बोल दी उन्होंने, 1% और 3%. ये 1% कब, अगर एग्जीक्यूटिव है तो आपको बचेगा ही कितना, एक ही. नहीं है, सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव बैठे तो 3, फिर भी ज्यादा देंगे नहीं, क्योंकि सिटिंग फीस आप अलग लोगे. ठीक है, सिटिंग फीस अलग है और यहाँ आपका रेम्यूनरेशन अलग है. क्लैरिटी है पक्का. अगर ये आपने समझ लिया तो ये 197 का सबसेक्शन 1 है. ठीक है. आओ अब आपकी बुक में, आपकी बुक में आते मैनेजर रेम्यूनरेशन. अभी क्या पढ़ा रही हूँ, 197. इन्होंने कहा भाई शेड्यूल 5 भी देखते हैं, लेकिन शेड्यूल 5 कब देखते हैं, जब लॉस होता है. और 197 कब देखते हैं, जब, अब इन्होंने बोला शेड्यूल 5 में ना पार्ट 2 में रेम्यूनरेशन, और इसके सेक्शन 1 2 3 4 5 सेक्शंस में जाऊंगी बाद में. अभी इतना समझ में आया, प्रॉफिट है तो 197, लॉस है तो शेड्यूल. यहां तक चीज क्लियर है, हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल है. ठीक है. अब हम 197 का सबसेक्शन 1 पढ़ रहे. ये पैराग्राफ एक बार खुद से रीड करो और देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. ट्राई करेंगे खुद से रीड करने का. चलो अब हमें ये पैराग्राफ समझ में आ गया. ये पैराग्राफ सिंपल बोलता है, क्या बोलता है, सबसे पहले हम किसकी बात करें, पब्लिक कंपनी की बात करें. ये प्राइवेट कंपनी की बात नहीं करें, प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट लोग का पैसा है ना, जनता का पैसे का रेम्यूनरेशन तुम ज्यादा नहीं ले सकते, इसकी एक लिमिट तय है. इन्होंने बोल दिया मैक्सिमम मैनेजर रेम्यूनरेशन टोटल कितना है पब्लिक कंपनी का, नॉट एक्सीडिंग 11%. लेकिन 11% किसका, नेट प्रॉफिट का, नॉट डिडक्ट फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट. याद रखना. आ जाओ, कंपनी में पे रेम्यूनरेशन एक्सीड द लिमिट, 11% से ज्यादा जा सकते. सेक्शन 198 बताता है कि कैलकुलेशन कैसे की जाएगी. तो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मैनर स्पेसिफाई है सेक्शन 198 में. ये लोग बस पहले ही बता देते. 197 क्या बोलता, रेम्यूनरेशन कितना क्या देना है, परसेंटेज. 198 बोलता है जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका 198 में गिवन है. अब रीड करो, देखो समझ में आ रहा है. चलिए बढ़ेंगे आगे. इन्होंने कहा जितनी भी लिमिट अभी यहां पड़ी है ना, 11%, 5%, 10%, 1%, 3%, ये मैक्सिमम लिमिट है. आप चाहो तो इस लिमिट को थ्रू, बात समझ में आ रही है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 11%. लेकिन क्या बोल दिया, 11% को एक्सीड कर सकते हो, लेकिन अप्रूवल ले लो जनरल मीटिंग में. तो जनरल मीटिंग में कौन सी अप्रूवल लगेगी, ओआर तो लगेगी नहीं, एसआर ही लगेगी. मतलब सारे डायरेक्टर कह रहे हैं कि भाई 11% नहीं ले रहे हैं हम, हमारा बहुत ज्यादा काम है. शेयर होल्डर्स तुम लोग बताओ कि हम 11 का 15 कर दे, तो शेयर होल्डर एसआर पास करेंगे तो हाँ बोल देंगे, या फिर बोल देंगे नहीं हम नहीं चाहते आप ज्यादा रेम्यूनरेशन लो. मतलब रेम्यूनरेशन बढ़ाने के लिए उन्हें किससे पूछना पड़ेगा, मेंबर से, क्योंकि उनका पैसा है ना बच्चा. क्लियर है, बढ़ा देंगे. लेकिन पब्लिक कंपनी है ना, थोड़ी पब्लिक होगी, मेजर शेयर होल्डिंग हो सकता है, हाँ हो भी सकती है. ठीक है. दिस सेक्शन इज ओनली, चलो ये सेक्शन एप्लीकेबल है किसमें, बस पब्लिक कंपनी में. प्राइवेट कंपनी फ्री. चलो तो फर्स्ट पैराग्राफ सिंपल ये बोलता है 11% लिमिट है, कितनी है 11%, एक्सीड करना है तो एसआर पास करना है. ठीक है. चलो ये किस पे एप्लीकेबल है, ओनली टू पब्लिक, प्राइवेट पे नहीं. मतलब उनकी मर्जी, उन्हें जितना देना है दे, मतलब खुद को लेंगी वो, है ना. आ जाओ फिर क्या लिखा है, फर्स्ट प्रोविजो क्या बोलता है, रेम्यूनरेशन एक्सीडिंग
11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। सब ये बात ना इन्होंने यहीं बोल दी है, रिपीट कर रहे, मॉड्यूल रिपीटेशन के लिए तो फेमस है ही। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोविजन क्या बोलता है, मेन प्रोविजन बोलता है 11%, फर्स्ट प्रोविजन क्या बोलता है 11% से एक्सीड हो सकता है। ठीक है, चलिए सेकेंड प्रोविजन पढ़ चुके हो, कुछ याद आ रहा है? 5%, 1%, 3%। ये 5% किस में था? एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आपकी कंपनी में तो 5, एक से ज्यादा है तो 10। अब नॉन एग्जीक्यूटिव में आ जाओ, अगर एग्जीक्यूटिव है तो 1%, नहीं है तो 3%। यही चीज बस इन्होंने इसमें लिखी है, जो मैंने शॉर्ट में पहले तुम्हें समझा दी है। क्लियर है बच्चा? बढ़ू आगे? हाँ बेटा बोल। रीड करके सब समझ में आ रहा है ना बच्चों? आ जाओ, ये क्या लिखा है? पर्सन एंटाइटल फॉर द रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर, डायरेक्टर से मतलब एमडी, होल टाइम, जो भी लिखा है। 11%, 5%, 10%, कुछ समझ में आ रहा है? 1%, 3%, ये अच्छे प्रेजेंटेशन में आपको बताने का ट्राई करें। ठीक है, लिख। ठीक है, आ जाओ बढ़े आगे। रेम्यूनरेशन पेबल बाय कंपनी, क्या लिखा है? हैविंग प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो क्या फॉलो करना है? 197, यही लिखा है और कुछ नहीं। रिपीट, बढ़ू आगे। थर्ड प्रोविजन 197 का थर्ड प्रोविजन, ये तो कोई तुम्हारी बुक का प्रेजेंटेशन है। ठीक है, कंसर्न फ्रॉम द क्रेडिटर इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट। समझना, अगर आपकी कंपनी ने क्या लिया है? उधारी ली है। किससे ली है? बैंक से ली है। किससे ली है? पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर जो कि कन्वर्ट नहीं होते। एनी अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर, इन सबसे क्या लिए? उधारी, और उधार का रिपेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट किया। तो अगर डिफॉल्ट किया है और अब आप रेम्यूनरेशन देने की बात कर रहे हो, तो पहले पूछना पड़ेगा किनसे? इन्हीं लोगों से। किसके से पूछना पड़ेगा? बैंक से, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर, एनी सिक्योर्ड क्रेडिटर। पहले इनसे परमिशन, बाद में जनरल मीटिंग में परमिशन लेना। हमने क्या बोला? जनरल मीटिंग में परमिशन लेनी है। ठीक है, इन्होंने कहा कि रुको रुको, आप तो डिफॉल्टर हो, अगर डिफॉल्टर हो तो पहले इनसे परमिशन लेने की जरूरत है, बाकी फिर बाद में किसी और से परमिशन लेना। क्लैरिटी है? ये अभी 197 ही चल रहा है, फर्स्ट प्रोविजन, सेकंड प्रोविजन, थर्ड प्रोविजन। ठीक है, बढ़ू आगे। सिटिंग फीस, सिटिंग फीस इंक्लूड है कि एक्सक्लूड है? एक्सक्लूड है, बाहर है। सिटिंग फीस अलग है। जो भी परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं उसमें एक्सक्लूसिव है सिटिंग फीस। इन्होंने बोल रखा है सेक्शन 197 के सब सेक्शन जो 5 है वो एक्सक्लूड है। तो सब सेक्शन 5 क्या बोलता है? सब सेक्शन 5 बोलता है सिटिंग फीस की बात करता है। ठीक है, सिटिंग फीस अलग है और ये रेम्यूनरेशन अलग है। क्लियर है? बढ़ू आगे। यहाँ पे सेक्शन 197 का सब सेक्शन 2, तो 197(1) खत्म होता है वापस। 197(1), 197(1) का मेन प्रोविजन बोलता है 11% से ज्यादा नहीं। इसका फर्स्ट प्रोविजन बोलता है 11% से ज्यादा हो सकता है। इसका सेकंड प्रोविजन बोलता है वही 5, 10, 1 और 3% वाली बात। किसमें? सेकंड प्रोविजन में। थर्ड प्रोविजन क्या बोलता है? डिफॉल्टर हैं तो इनसे पूछना पड़ेगा। 3 प्रोविजन समझ में आ गए? टोटल थी 4 चीजें। 197 स्टार्ट कर चुके सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में 4 चीजें थी, मेन प्रोविजन और 3 प्रोविजन। मेन प्रोविजन क्या बोलता है? 11%। फर्स्ट प्रोविजन लिमिट एक्सीड हो सकती है, पूछना पड़ेगा एसआर। सेकंड वही 5, 10, 1, 3, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव अलग अलग। लास्ट प्रोविजन क्या बोलता है? डिफॉल्ट किया है तो इनसे पूछना पड़ेगा। क्लियर? अब सबसेक्शन 2 आते हैं। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सिटिंग फीस अलग है। अब जितनी भी बातें सब चिल्लर बातें, मेन चीज पढ़ चुके हो, जो अच्छे प्रेजेंटेशन में भी पढ़ चुके थे और लैंग्वेज के साथ भी पढ़ ली। ठीक है, आ जाओ सबसेक्शन 3 में आते। रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ एब्सेंस, और क्या लिखा है? आप हेडिंग पढ़ के मुझे बताओ अगर क्या करना है। तो शेड्यूल 5, ये भी यही कह रहे। अब इनकी लैंग्वेज बहुत अजीब है। शॉर्ट में आपको मालूम है कि अगर प्रॉफिट नहीं है तो सीधा जाने का शेड्यूल 5 में, खत्म। यही है इसका कंक्लूजन। अब एक बार रीड करो क्या लिखा है। नथिंग एनीथिंग कंटेन 1 and 2। 1, 2 में जो भी बोल रहे हैं हम नहीं सुनेंगे।
कंपनी का प्रॉफिट नहीं है या फिर प्रॉफिट इनएडुकेट है. कंपनी नॉट पे डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मैनेजिंग होल टाइम मैनेजर एनी अदर नॉन एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन एनी सम, कुछ भी पे नहीं करेगी. लिखा है एक्सक्लूजिंग एनी फीस, जो भी 5 में बोल रखा है. सब सेक्शन 5 में क्या बोल रखा है? सिटिंग फीस ऊपर बढ़ा था, इन सब में कुछ नहीं. लेकिन लास्ट में क्या बोल दिया? एक्सेप्ट शेड्यूल 5. तो अगर मैं प्लेन लैंग्वेज में बोलूं, सबसेक्शन 3 बोलता है प्रॉफिट नहीं है ना, तो शेड्यूल 5 देखो, ऊपर जितनी बातें पड़ी है ये सब आप में एप्लीकेबल नहीं है. क्लैरिटी है? ठीक है, चलिए. अब इन्होंने बोला कि चलो शेड्यूल 5 का कौन सा पार्ट था? रेम्यूनरेशन. फर्स्ट की सेकंड? सेकंड. ठीक है. सेकंड में सेक्शन 1 क्या था? प्रॉफिट. और सेक्शन 2 क्या था? शेड्यूल 5 पार्ट 2 सेक्शन 2. समझ में आया? वापस वापस वापस. शेड्यूल 5 पार्ट 2 सेक्शन 2 यही है. अब इन्होंने कहा कि चलो यहाँ इन्होंने पूरे तरीके बता के रखे हैं, पूरे तरीके बता के रखे कि भाई ये फॉलो करना पड़ेगा, ये फॉलो. थोड़ी देर से इसमें आऊंगी क्योंकि इसमें गुम हो जाओगे नहीं तो. ठीक है, अभी हम सेक्शन 197 पढ़ रहे, 197 पढ़ रहे. इसका सब सेक्शन 1 बोलता है पूरी लिमिट बताता है. सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? सिटिंग फीस अलग है. सब सेक्शन 3 क्या बोलता है? शेड्यूल 5 देखना, प्रॉफिट नहीं है तो. अब ये शेड्यूल 5 दिखाने लगे. ठीक है, अभी मैं नहीं दिखा रही आपको. ठीक है, अभी सीधा आएंगे किसमें? शेड्यूल 4 में. आगे क्या? फटाफट आ जाओ. तो ये वाला पोर्शन थोड़ी देर से देखेंगे. ठीक है, सीधा आ जाएंगे सब सेक्शन 4 में. आ जाओ, स्टार्ट करें. क्या लिखा है? वापस से पूछ रही हूँ. सबसेक्शन 1 पूरी मेन लिमिट बताता है. ठीक है, सबसेक्शन 2 बोलता है सिटिंग फीस अलग है. सबसेक्शन 3 बोलता है प्रॉफिट नहीं है तो शेड्यूल में जाओ, शेड्यूल 5 में जाओ. अब 4 स्टार्ट करते हैं. अभी शेड्यूल 4 नहीं पढ़ाऊंगे नहीं तो गुम हो जाओगे. ठीक है, पहला आप क्या कर रहे हैं? रेम्यूनरेशन क्या कर रहे हैं? डिटरमाइन कर रहे हैं, मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं. डिटरमाइनिंग रेम्यूनरेशन, चाहे वो डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर डायरेक्टर या फिर मैनेजर हो, इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि कैसे कैलकुलेट करना है. रेम्यूनरेशन जब भी ध्यान दोगे, रेम्यूनरेशन जब भी डिटरमाइन करोगे तो सब्जेक्ट टू क्या ध्यान देना है? दिस सेक्शन. सेक्शन कौन सा चल रहा है? 197. 197 में जो भी लिखा है उसका ध्यान रखना. आपके आर्टिकल में जो लिखा है उसका ध्यान रखना. अगर रेजोल्यूशन पास करना है तो रेजोल्यूशन पास करके देख लेना. अगर आर्टिकल में लिखा है कि एसआर पास करना है तो एसआर पास करना. रेम्यूनरेशन पेबल टू अ डायरेक्टर, ये सारी बातें ध्यान में रख के ही रेम्यूनरेशन पे करना. इंक्लूड करना सर्विस रेंडर बाय हिम एनी अदर कैपेसिटी, ये है इंपॉर्टेंट. अगर कोई एक डायरेक्टर है वो 2 कैपेसिटी में काम कर रहा है तो इन्होंने कहा इन दोनों कैपेसिटी में पूरा मिक्स करके एक साथ आप सैलरी दे सकते हो. लेकिन बस ध्यान देना सेक्शन 197 आर्टिकल जो बोल रहा है, रेजोल्यूशन जो बोलता है, अगर आर्टिकल बोलता है कि एसआर पास करना है तो ये एसआर पास करके ये सारे काम आप अप्रूव्ड करोगे. इन शॉर्ट कैलकुलेशन करते वक्त इनका ख्याल रखना. और अगर कोई एक डायरेक्टर है जो 2 कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है तो रेम्यूनरेशन में ये दोनों एक साथ मिक्स कर कर एक सैलरी आपको देना है, दोनों का मिलाकर एक साथ देने का. बात समझ में आ रही है? इसका एक्सेप्शन 197(4) का एक्सेप्शन प्रोविजन में दे रखा है. इन सच डायरेक्टर इन एनी अदर कैपेसिटी, अगर वो जो डायरेक्टर है एनी अदर कैपेसिटी है, नॉट टू बी इंक्लूड इन द रेम्यूनरेशन इन द फॉलोइंग कंडीशन. अगर वो 2 काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं और पैरेलली मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में सीएस एज अ सीएस भी काम कर रहा हूं. इन्होंने कहा कि भाई एज अ डायरेक्टर काम अलग है और एज अ सीएस कोई भी प्रो, मैं कह रही हूँ आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, कुछ भी है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर वो कोई काम कर रहा है एंड ये वाली बात कौन अप्रूव कर देती बच्चा? इन द ओपिनियन ऑफ नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी. इनका काम ही क्या है? रेम्यूनरेशन कमिटी है, ये पूरा रेम्यूनरेशन डिसाइड करती है. अगर कोई डायरेक्टर है एज अ डायरेक्टर भी काम कर रहा है, एज अ कुछ और कैपेसिटी में भी काम कर रहा है, तो दोनों को मिलाकर देना है. लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया है कि नहीं, अब हम आपको अलग अलग सैलरी देंगे. कब देंगे अलग अलग सैलरी? जब आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में कुछ काम कर रहे हो और साथ में ये इन द ओपिनियन ऑफ द नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी का भी ये मानना है कि हाँ आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी अलग है, आपके लिए इसको अलग से सर्विस देना पड़ रहा है, तब आपकी सैलरी 2 अलग अलग सेपरेट फॉर्म में जाएगी जिसमें आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी. बात समझ में आ रही है? मतलब मैनेजर रेम्यूनरेशन में भी आप लोगे और प्रोफेशनल कैपेसिटी की अलग सैलरी, ये लिमिट में आएगा नहीं. अगर मैं एक डायरेक्टर हूं तो मैं 11% की लिमिट में आऊंगी.
उस लिमिट को क्रॉस नहीं करूंगी। क्लियर है? अगर मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं तो मुझे 5% की लिमिट, उससे ज्यादा नहीं। मान लो 5% 5 लाख बनता है, 5% कितना बनता है? 5 लाख। तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में मुझे अलग से अगर कोई 10 लाख मिल रहे हैं तो वो भी मिलेंगे, भले अब ये 5% से ज्यादा हो रहा है। क्योंकि मुझे क्यों ये पैसे मिल रहे हैं? प्रोफेशनल कैपेसिटी में। तब मुझे लिमिट देखने की जरूरत नहीं है, मुझे बस डायरेक्टर वाली जो रेम्यूनरेशन है वो लिमिट में मिलना चाहिए, प्रोफेशनल कैपेसिटी अलग होगी। तो सब सेक्शन 4 बोलता है अगर आप 2 कैपेसिटी में काम कर रहे हो तो भी दायरे में आओगे, लेकिन अगर वो 2 चीज अगर प्रोफेशनल एक है उसमें से तो ये एक्सेप्शन है। और प्रोफेशनल कैपेसिटी के साथ साथ रेम्यूनरेशन कमेटी भी बोल रही कि हाँ आपकी ये प्रोफेशनल कैपेसिटी है तो अलग से सैलरी मिलेगी इसकी, अदरवाइज इंक्लूड मान ली जाएगी। क्लैरिटी है? आज तक आप फंस गई बता? नहीं, एनी अदर कैपेसिटी। रुक जाओ, पहले एग्जाम्पल में आ जाते हैं। सबसे पहले एक हील लिमिटेड है, ठीक है? क्या है? चेन ऑफ हॉस्पिटल। कहाँ? मुंबई में। डॉक्टर कौन है? अमन। प्रैक्टिसिंग क्या है बच्चा? सर्जन है। हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कंपनी एज एन नॉन एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनरी डायरेक्टर, वांट टू पे हिम फीस ऑन केस टू केस बेसिस फॉर दी सर्जरी। जैसे जैसे सर्जरी हुई वैसे वैसे मिलेगा आपको, ठीक है? चलिए, परफॉर्म बाय हिम ऑन दी पेशेंट एट दी हॉस्पिटल। इन द व्यू ऑफ दी अबव फैक्ट्स हील जो लिमिटेड है कैन पे फीस किसको बच्चा? अमन को, फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विस। अभी तक जो उसे मिल रहा था वो सर्जरी के कारण मिल रहा था, उसकी प्रोफेशनल कैपेसिटी के बेसिस में मिल रहा था। इफ द नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी इज द ओपिनियन दैट कि डायरेक्टर पोजेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फॉर द प्रैक्टिसिंग ऑफ द प्रोफेशन फॉर द एडिशनल रेम्यूनरेशन इज पेबल। अब वो उस हॉस्पिटल में डायरेक्टर भी है, उस हॉस्पिटल में क्या है? डायरेक्टर भी है। तो एज अ डायरेक्टर उसे क्या मिल रहा है? रेम्यूनरेशन। लिमिट वही 11%, 5%, 10%, 1%, 3%। अब क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव है तो क्या मिलेगा? 3% या 1%, 1-3 डिपेंड एग्जीक्यूटिव है कि नहीं है, ठीक है? वो वाला मिलेगा। तो उसे रेम्यूनरेशन भी वहां मिलेगा, लेकिन पैरेलली वो सर्जरी भी करता है तो उसे प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी अलग से फीस मिलेगी। अब डिपेंड जो भी उन्होंने डिसाइड कर रखा है। क्लैरिटी है? हम्म। अब देखो प्रोफेशनल कैपेसिटी में क्या क्या आएगा। उनका प्रोफेशनल कैपेसिटी से मतलब क्या है? आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपके पास क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन, डिग्री होनी चाहिए प्रोफेशनल कैपेसिटी की। जैसे इंजीनियर्स हो गए, इंजीनियर्स की क्या होती है बच्चा? इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन होती है। तो जितनी जितनी आपकी आर्किटेक्ट की अलग से होती है। तो इन्होंने बस ये बोल दिया कि नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी के ऊपर होगी ये सारी चीजें। वो ये देखेगी क्या आप वो क्वालिफिकेशन होल्ड करते हो उनके ओपिनियन के हिसाब से भी। क्योंकि देखो प्रोफेशनल हर कोई कहेगा हम प्रोफेशनल, हम प्रोफेशनल, हम प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनल के साथ साथ वो जो स्टैंप लगा दे कि हाँ हमें भी लग रहा है ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में वो क्वालिफिकेशन है तो आपको मिलेगी। तुम्हारा डाउट क्या है कि प्रोफेशनल कैपेसिटी के अलावा अदर कौन आएगा? हाँ, तो ये किसके ऊपर जाएगा? ये नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी का अपना खुद का ओपिनियन रहेगा कि क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या एक्सक्लूड होगा। इसलिए यहाँ पे सिंगल बस ये नहीं बोला। अदरवाइज हर कोई बोलेगा हम तो प्रोफेशनल है, हर कोई बोलता है ना अपने आप को हम तो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रोफेशनल नेचर भी होना चाहिए और प्लस इन्हें भी लगना चाहिए कि हाँ ये प्रोफेशनल काम है, हर कोई एरा गैरा नहीं कर सकता। क्लियर है बच्चा? और कोई डाउट? चलिए, सबसेक्शन कौन सा चल रहा है? 4। मेन प्रोविजन क्या बोलता है? अगर कोई 2 कैपेसिटी में है तब भी रेम्यूनरेशन की लिमिट के दायरे में आओगे। लेकिन अगर कैपेसिटी कौन सी है? प्रोफेशनल। तो फिर लेकिन बस प्रोफेशनल कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, ओपिनियन होना चाहिए नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी का भी। 5 क्या बताया था आपको? सिटिंग फीस था। डायरेक्टर में रिसीव रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन भी रिसीव कर सकता है बाय वे ऑफ फीस। हमने देखा था अगर लॉस हो प्रॉफिट हो फीस तो ये अलग से आपको मिलेगी। सिटिंग फीस चाहे वो बोर्ड मीटिंग की हो या फिर वो कमिटी मीटिंग, कोई भी मीटिंग हो सकती है। फीस नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, जो प्रिस्क्राइब है उससे ज्यादा नहीं। क्या प्रिस्क्राइब थी? 1 लाख पढ़ी थी अपन ने। 1 लाख एक डायरेक्टर के हिसाब से, एक मीटिंग के हिसाब से, ठीक है? चलो, डिफरेंट फीस, डिफरेंट फीस फॉर दी डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनी हो सकता है जो भी प्रिस्क्राइब्ड है। फीस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वो होगी जो भी प्रिस्क्राइब्ड है। प्रिस्क्राइब अभी 1 ही लाख है, ठीक है? इन्होंने बताया नहीं है, वो रूल्स में देखते हैं वो हाँ है, ठीक है? रूल 4 दे रखा है, सिटिंग फीस अटेंडिंग दे ही रखा है क्या? हाँ दे रखा है, उन्होंने बता के रखा है। अब देखो रूल बोलने लगे। अभी यहां तक क्या पढ़ा था? एक्ट। एक्ट ने कुछ प्रिस्क्राइब
बस बोल दिया प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब। रूल्स बता रहा है कि वो फीस कितनी है बच्चा, नॉट एक्सीडिंग 1 लाख फॉर दी पर मीटिंग, चाहे वो बोर्ड की हो चाहे वो कमिटी की हो। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर तो सिटिंग फीस इज नॉट लेस देन सिटिंग फीस पेबल टू अदर डायरेक्टर। भेदभाव मत करना, दूसरे डायरेक्टर को जितनी दे रहे हो नॉन एग्जीक्यूटिव को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी उतनी तो दे ही देना, ठीक है। उससे ज्यादा देना चाहते हो दे दो, उससे कम नहीं होनी चाहिए। हाँ बोल बेटे। मिलेगा, हाँ वेरी गुड, 3 चीजें, गुड। चलो सबसेक्शन 5 खत्म। स्टार्टिंग से आते हैं। 1 मेन लिमिट बोलता है, जितने भी लिमिट पढ़ी हमने 1 में पढ़ी। 2 क्या बोलता है, सिटिंग फीस अलग है, उसके वो प्रोविजन होते हैं, ठीक है। 3 क्या बोलता है, लॉस है तो शेड्यूल में जाना। 4 बोलता है प्रोफेशनल कैपेसिटी वाले को अलग, अदरवाइज सेम ही माना जाएगा। 5 सिटिंग फीस, ठीक है, क्लियर है। बढ़ू आगे। अब सारी इधर उधर की बातें। मैनर ऑफ द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन, आप चाहो तो मंथली दे सकते हो, स्पेसिफाइड परसेंटेज दे सकते हो, पार्टली 1 वे एंड पार्टली अनदर वे, जो मर्जी चाहे करो। मंथली दे सकते हो, एनुअली दे सकते हो, आधा आधा करके दे सकते हो, परसेंटेज बेस में दे सकते हो, आपकी मर्जी जैसा हो। 197 का 8, 7 कहाँ है, ओमिट हो गया। कैलकुलेशन जो नेट प्रॉफिट की करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग रेम्यूनरेशन, इन्होंने कहा है सेक्शन, प्रशंसा का डाउट है ये, कहा है सेक्शन 198 में। उन्होंने कहा नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, 198 देखो। वैसे उन्होंने वहां पे भी प्रिस्क्राइब बोल दिया, मतलब रूल्स में। फिर 197 क्या है, 9, 197 का 9 क्या लिखा है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रेम्यूनरेशन इन एक्सेस ऑफ द, बताओ। लिमिट 11 थी, क्या 11 के ऊपर जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, एसआर नहीं पूछा, ऐसे 11 से परसेंट से ज्यादा ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते हो। इफ एनी डायरेक्टर रिसीव एक्सेस लिमिट विदाउट अप्रूवल, क्या करना पड़ेगा, रिफंड, पूरा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। कितने साल के अंदर, 2 साल के अंदर, क्योंकि ज्यादा बड़ा पैसा ले लिया होगा उसने, लिमिट ज्यादा, करोड़ों की फीस ले ली होगी, करोड़ का रेम्यूनरेशन ले लिया होगा, तो हमने उसको टाइम दिया, कितना टाइम दिया, 2 साल। या फिर उन्होंने बोल दिया, कंपनी ने 2 साल नहीं दिए, कंपनी ने अगर लेस टाइम पीरियड दे रखा है तो लेस टाइम पीरियड, अब वो कितना भी हो सकता है, कंपनी तो चाहेगी ना भाई जल्दी दे दो, 2 साल कहाँ लटका रहे हो। अनटिल, जब तक उसने रिटर्न नहीं किया है तब तक वो उस पैसे का मालिक नहीं है, उससे ट्रीट किया जाएगा कि वो एक तरीके का ट्रस्टी है, ट्रस्ट की तरह वो पैसे अपने पास रखा हुआ है वो पैसा कंपनी का, लेकिन उस बंदे ने अभी ट्रस्ट की तरह उस पैसे को संभाल कर रखा है, कल को वो हमें दे देगा। 197 का 9 बोलता है कि लिमिट से ज्यादा पैसे ले लिए बिना अप्रूवल के तो रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न करने का मैक्सिमम टाइम 2 साल है, लेकिन कंपनी चाहे तो इसको कम कर सकती है, लेकिन जब तक उसने नहीं दिया, ये पैसे किसके हैं, कंपनी के ही है, वो ट्रस्टी की तरह से संभाल के बैठा है, ठीक है। 10 बोलता है कंपनी चाहे तो वो जो एक्सेस पैसा लिया था ना, कंपनी चाहे तो माफी दे सकती है, वेव मतलब छोड़ देना, माफ कर देना, अनलेस अप्रूव बाई दी, लेकिन पहले मेंबर से पूछो। क्या वक्त मिल नहीं रहा है क्या, है ना, वापस। कंपनी ने बोला डायरेक्टर ने ज्यादा ले लिया था, कंपनी चाहे तो माफी दे सकती है, लेकिन कंपनी का मतलब डायरेक्टर नहीं माफ करेंगे, क्योंकि वो तो खुद ही आपस के लोग हैं। मेंबर से पूछो, एसआर पास कराओ, एसआर में पूरी बात बोलो कि भाई इसने 5 करोड़ ले लिया, लेना उसको 1 ही करोड़ था, 4 करोड़ एक्स्ट्रा ले लिया, माफ कर दें क्या। एसआर पास करके वो हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे, बोलेंगे ना, एक भी हाथ नहीं उठेगा, है ना, बोलेंगे भग जाओ, हमें नहीं देना पैसे ज्यादा, ठीक है। तो विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ बिकम रिफंडेबल, जब भी रिफंड वाली सिचुएशन आती है तब ये सिचुएशन आती है कि वेव ऑफ करना है कि नहीं करना, तो एसआर पास करके पूछ लो, ठीक है, ना बोल देना। कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, किनका, बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन कन्वर्टेबल डेट, इनसे पूछना पड़ेगा, फिर जाके इनसे पूछना। ये एक तो डिफॉल्टर कंपनी है, अब वेव ऑफ करने जा रही है, बोले हमारा पैसा दे दो ना भैया, तो इनसे तो पूछना पड़ेगा। 11 क्या बोलता है, अमाउंट इंक्रीज कर रहे रेम्यूनरेशन का, जबकि आपकी कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है। अगर प्रॉफिट इनएडुकेट है तो कहां जाते थे, शेड्यूल 5। इन्होंने कहा कि
197 का 11 बोलता है अगर प्रॉफिट इनएडुकेट है और आप रेम्यूनरेशन इंक्रीज कर रहे हो तो आपको स्पेशल सर्कमस्टांसेस की कैटेगरी में आ रहे हो। रेम्यूनरेशन पेबल कंपनी हैविंग नो प्रॉफिट इनएडुकेट इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कुछ याद आया? हमने शेड्यूल 5 देखा। शेड्यूल 5 का सेकंड पार्ट क्या है? रेम्यूनरेशन। और रेम्यूनरेशन के अंदर सेक्शंस थे। पहला सेक्शन क्या था? प्रॉफिट होगा तो 197, प्रॉफिट नहीं होगा तो शेड्यूल 5। 3 क्या बोलता है? स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे। स्पेशल सर्कमस्टांसेस मतलब ये है, शेड्यूल 5 बोलता है अगर कोई रेम्यूनरेशन इंक्रीज कर रहे हो अनलेस इंक्रीज इन अकॉर्डिंग विद द कंडीशन। शेड्यूल में जो कंडीशंस दे रखी है, मेरी कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, अब जो ये प्रॉफिट है मुझे है नहीं, तो शेड्यूल 5 की टर्म्स एंड कंडीशन माननी पड़ेगी। अब जब मैं शेड्यूल 5 की टर्म्स एंड कंडीशन मानने जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, उसमें एक लिमिट दे रखी है और मैं उस लिमिट को भी क्रॉस कर रही हूँ। उन्होंने कहा इस लिमिट को भी अगर आप क्रॉस करोगे तो पहले कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, कुछ कंडीशन से पहले ये फुलफिल होंगी, तब जाके हम आपको रेम्यूनरेशन की लिमिट बढ़ाने देंगे, अदरवाइज हम लिमिट बढ़ाने देंगे नहीं। ये शेड्यूल। जाओ, अभी मैंने आपको क्या छुड़वाया? पार्ट 1 पढ़ लिया अपन ने। पार्ट 1 तो प्रॉफिट है। पार्ट 2 क्या बोलता है? नो प्रॉफिट। और पार्ट 3 क्या है? स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में तब आएगा जब आपकी कंपनी को प्रॉफिट नहीं है और आप क्या कर रहे हो बच्चा? इंक्रीज कर रहे हो। क्या इंक्रीज कर रहे हो? रेम्यूनरेशन। अभी पार्ट 2 मैंने नहीं पढ़ाया था, छोड़ दिया था। ऐसे ही जो पार्ट 3 है अभी थोड़ी देर के लिए स्किप, क्योंकि अभी मैं आपको क्या कंप्लीट करा रही हूँ? सेक्शन 197। 197 बोलता है दोबारा शेड्यूल देखने का। कब शेड्यूल देखना? अगर प्रॉफिट नहीं है और आप रेम्यूनरेशन बढ़ा रहे हो तो शेड्यूल देखना है, ठीक है। वापस आऊंगी पूरी समरी लेकर। 197 का 12 क्या बोलता है? अगर आप कंपनी कौन सी है हो? लिस्टेड, डिस्क्लोज करो ना। किसमें? बोर्ड रिपोर्ट में सारी बातें, रेशियो, रेम्यूनरेशन, हर डायरेक्टर कितने कितने रेशियो, कितना परसेंटेज होल्ड कर रहा है, पूरी डिटेलिंग बताओ। इन्होंने कहा चलो बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या होगा, खुद से तुक्का लगाओ। बोर्ड रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? डायरेक्टर का नाम लिखोगे, कितना रेम्यूनरेशन, ये पूरी डिटेलिंग उसमें लिखो, रीड। इसमें डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट की पूरी डिस्क्लोजर्स है, ये रीडिंग है, ये तुम्हारे लिए पूरा रीडिंग है। ये भी थोड़ी देर में डिस्क्लोजर रीडिंग। सेबी एलओडीआर ने बोल रखा है लिस्टेड कंपनी को एक्स्ट्रा, नॉन लिस्टेड कंपनी का डिस्क्लोजर अलग है, लिस्टेड कंपनी का एक्स्ट्रा है, सब रीडिंग पोर्शन क्लियर है यहां तक? 197 के 13 में आ रहे क्या लिखा है? नॉट पार्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, नॉट पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। समझना, कंपनी अक्सर अपने ऑफिसर का इंश्योरेंस करवाती है, पढ़ा है क्या कहीं? क्यों इंश्योरेंस करवा रही है भाई? भाई कल को इसको कुछ हो गया, हमारी कंपनी के वारे न्यारे हो जाएंगे। ये कंपनी इतनी बड़ी हुई कैसे? इन डायरेक्टरों के दम पर। तो हमारे डायरेक्टर बहुत प्रीशियस है, हम इनका इंश्योरेंस कराएंगे। इनकेस हमारे डायरेक्टर को, अगर हमारे मुकेश अंबानी को कुछ हुआ तो रिलायंस पे बात आ जाएगी। तो हमने रिलायंस कंपनी ने अपने एमडी का, मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या करवा के रखा है? इंश्योरेंस। कल को उसको दिक्कत होती है तो पूरा इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। जब तक उसे कुछ नहीं होता है तो रिलायंस कंपनी प्रीमियम पे करती रहेगी। क्योंकि कंपनी प्रीमियम पे कर रही है अपने मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इनके बिहाफ में, ये रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है, ये एक एडिशनल फैसिलिटी इनको मिल रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं, छोड़ने वाली बात नहीं, यहाँ पे हम उसकी बात, उसकी लाइफ पे बात आने वाली बात करें, है ना, क्योंकि ऐसे तो डायरेक्टर जानबूझ के छोड़ेगा, प्लानिंग ही होगी, ठीक है। इंश्योरेंस इज टेकन बाय अ कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। तो जो भी प्रीमियम पे किया जा रहा है, सच इंश्योरेंस इज नॉट ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द रेम्यूनरेशन टू सच पर्सनल। इनको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो अलग है, इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है, ठीक है। लेकिन मान लो ये जो डायरेक्टर है ये नालायक है, ये कुछ फ्रॉड का काम करता है, करप्टेड काम करता है, फ्रॉड करप्ट करेगा तो इसे क्या लग रहा है? इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इन्होंने कहा इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम जा रहा था ना, अभी हम क्या कह रहे थे कि ये रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है। अगर आप कल को करप्टेड मिलते हो, कुछ भी गलत करते हुए पाए जाते हो, तब ये आपका रेम्यूनरेशन का पार्ट हो जाएगा। इनकेस ये प्रूफ हो जाता है कि ये गिल्टी पर्सन है, इसने जानबूझ के कुछ गलत काम किया है, तो ये जो प्रीमियम पे है ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द रेम्यूनरेशन। तो सबसेक्शन 13 बोलता है वैसे तो ये रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है, क्या? इंश्योरेंस का प्रीमियम, लेकिन ये बन जाएगा अगर आप गिल्टी पाए जाते हो। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, सब कुछ, जब वो फाइनली डिक्लेयर हो जाएगा कि हाँ ये गलत बंदा है, तब पूरा का पूरा
प्रीमियम जितना भी कंपनी ने दिया है पूरा उसकी सैलरी से कट कर लेगी और सैलरी उसको नहीं देगी। बात समझ में आ गई? क्लियर? हाँ, एक्सचेंज कर लिया क्या? फिर और भी चक्की पीसने वाले ऑप्शंस होते हैं, जेल में जाकर पैसा कमाएगा वो, रिटर्न करेगा। ठीक है, पूरा पूरा स्टार्टिंग से जितना भी प्रीमियम पे कर रही है, कि कंपनी फिर क्यों लॉस झेले। हाँ, मिलेगा, काम तो किया ना उसने, मिलेगा। ठीक है, सबसेक्शन 14 क्या बोलता है? अगर डायरेक्टर को कोई भी कमीशन रिसीव हो रहा है, एनी डायरेक्टर रिसिप्ट ऑफ एनी कमीशन फ्रॉम द कंपनी, ठीक है, अब वो कमीशन होल्डिंग कंपनी से हो रहा हो, सब्सिडी कंपनी से हो रहा है, सब्जेक्ट टू डिस्क्लोजर, कुछ नहीं, बोर्ड रिपोर्ट में बता दो कि ये अलग से और क्या क्या इसको कमीशन मिल रहे, डिस्क्लोजर है तो बोर्ड रिपोर्ट में चिल्लर हेडिंग है। नेक्स्ट, पेनल्टी, कंपनी ऑफिसर दोनों फंसेंगे। 197 का 16 क्या बोलता है? स्टेटमेंट बाय कौन सा ऑडिटर होगा? रेम्यूनरेशन की बात हो रही तो सीए होगा। ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन हिज रिपोर्ट मेक द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में साफ साफ लिखेगा कि जो रेम्यूनरेशन पे हुआ है एज पर सेक्शन 197, अगर प्रॉफिट हुआ है तो, नहीं तो फिर शेड्यूल। रेम्यूनरेशन पेड एक्सेस द लिमिट, तो ध्यान देना कि दूसरी डिटेल्स भी दे दे। दूसरी डिटेल्स मतलब क्या? कि भैया एसआर पास हुआ है, ठीक है, सारी डिटेलिंग किसको कितना क्या मिला है। मतलब शॉर्ट में बताऊं तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में रेम्यूनरेशन का पूरा डिस्क्रिप्शन बताएगा, एज पर रूल रेगुलेशन काम हुआ है। यहाँ पे टोटल 16 पॉइंट होते हैं ओवर। फटाफट एक क्विक रिविजन, ठीक है ही नहीं तो और कुछ देते कुछ नहीं देते। फटाफट, सबसे पहले सेक्शन 197 का 197 वन में चार बातें थी। कितनी बातें थी? चार। एक था मेन प्रोविजन, एक था फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मेन प्रोविजन क्या बोलता है? 11% ज्यादा नहीं। फर्स्ट प्रोविजन एक्सीड हो सकता है एसआर पास करके। सेकंड प्रोविजन पूरी लिमिट थी, सही, 10%, मुझे भी याद नहीं आ रहा था, 5%, 10%, 1%, 3%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या था? थर्ड प्रोविजन, नहीं नहीं सिटिंग फीस नहीं, डिफॉल्ट किया है, अगर क्रेडिटर का डिफॉल्ट किया है तो बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर, सिक्योर्ड क्रेडिटर, इनसे पूछ लो कि भाई कहाँ रेम्यूनरेशन देने जा रहे हो तुम, पहले हमारा देख लो। ठीक है, चलो ये था सबसेक्शन 1। आ जाऊं 2 में। 2 क्या बोलता है? सिटिंग फीस अलग है। 3 क्या बोलता है? प्रॉफिट नहीं है तो रेम्यूनरेशन शेड्यूल 5 में। 3 बोलता है। 4 बताओ क्या बोलता है? आ जाओ, मैं भी 4 में। हाँ, वेरी गुड। अगर 2 कैपेसिटी है तो लिमिट में ही रहना है, मैनेजर रेम्यूनरेशन लिमिट में ही रहना है। लेकिन अगर आप 2 कैपेसिटी में से एक कैपेसिटी आपकी कौन सी है? प्रोफेशनल, और नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी को भी ये लगता है, तो इन दैट केस आप अलग मिलेगा, फीस से अलग रहे, फीस अलग रहेगी इसकी। सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? सिटिंग फीस है ना, 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा नहीं। और इंडिपेंडेंट चाहे वो डायरेक्टर हो, नॉर्मल नॉर्मल डायरेक्टर, वेमेन डायरेक्टर, उनको भी इनसे नॉर्मल डायरेक्टर की सिटिंग फीस से कम नहीं देना। सेम दे सकते हो, ज्यादा दे सकते हो, कम नहीं। हाँ, नहीं, वो एक्चुअल में 2 बोलता है सिटिंग फीस अलग है और रेम्यूनरेशन अलग है, तो इन्होंने यहां बताया कि सिटिंग फीस क्या है। 1 लाख वाली बात यहां बताइए। ठीक है, चलो 6 क्या बोलता है? मंथली देना है, परसेंटेज में देना है, आपकी मर्जी। 8 क्या बोलता है? नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, 198 में दे रखा है। 9 क्या बोलता है? लिमिट के क्रॉस नहीं करना है, अगर कर दिया है तो रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल के अंदर अंदर, कंपनी चाहे तो 2 साल की लिमिट कम भी कर सकती है। 10 क्या बोलता है? ज्यादा फीस ले गया है, वो रेम्यूनरेशन ज्यादा ले गया है तो वेव ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन ये वेव ऑफ हक किसको है? शेयर को एसआर के थ्रू। ठीक है, और अगर डिफॉल्ट में आते हैं तो ये बैंकों का भी हक है, ये भी इनसे भी पूछा जाएगा। फिर क्या बोल रखा है? 11 इन एडुकेट प्रॉफिट है और आप रेम्यूनरेशन बढ़ा रहे हो तो फिर से शेड्यूल में जाओ। पहले हमने पढ़ा था प्रॉफिट नहीं है, इन एडुकेट प्रॉफिट है, तो शेड्यूल 5 इन्होंने कहा इन एडुकेट प्रॉफिट है, लेकिन आप क्या बढ़ा रहे हो बच्चा? रेम्यूनरेशन बढ़ा रहे हो, दोबारा से जाओ शेड्यूल 5 में। मतलब हमें शेड्यूल 5 में 2 बार जाना है, एक एज पर सब सेक्शन 3 और एज पर सेक्शन 11, याद रखना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या था?
सबसेक्शन 12 क्या बोलता है? बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट में पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब इन्होंने पूरी डिटेलिंग दे रखी है बोर्ड रिपोर्ट को, ये तो रीडिंग ही करना है तुम लोग को। सबसेक्शन 3, इंश्योरेंस जो प्रीमियम पे कर रहे वो रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन पार्ट कब बन जाएगा? अगर वो डिफॉल्ट करेगा, गिल्टी पाया जाएगा। 14 क्या बोलता है? अगर डायरेक्टर को कहीं से भी कोई भी कमीशन भी मिल रहा है, चाहे वो होल्डिंग कंपनी चाहे वो सब्सिडी, वो भी डिस्क्लोज करने का बोर्ड रिपोर्ट में। 15 क्या बोलता है? पेनल्टी। 16 क्या बोलता है? ऑडिटर का स्टेटमेंट। प्रॉपर लिखेगा कि रेम्युनरेशन एज पर रूल रेगुलेशन 197 के हिसाब से, अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो पूरी फुल डिटेल लिखेगा। अब मुझे बताओ, क्या 197 कंप्लीट हुआ? अब शेड्यूल में आएंगे। शेड्यूल का पार्ट 1 बोलता है कंडीशंस, फुलफिल होती तो यहीं रहो, फुलफिल नहीं होती तो 197 में चले जाओ। पार्ट 2 बोलता है रेम्युनरेशन, ठीक है। अब इस रेम्युनरेशन कितने थे? 5 पार्ट थे। पहला प्रॉफिट 197 पढ़ लिया ना अब हमने, अब कितना पढ़े? 2। अगर इन एडुकेट प्रॉफिट मतलब सबसेक्शन 3 में जाऊं, आ जाओ सबसेक्शन 3, यहीं आओ, आ जाओ। 197 का सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? शेड्यूल में जाओ। क्यों जाओ? या तो प्रॉफिट है ही नहीं, या तो इनएडुकेट है, थोड़ा बहुत है, ना के बराबर। तो शेड्यूल 5 का पार्ट 2 का सेकंड सेक्शन आएगा। बताऊं, इन्होंने कहा हमने डिसाइड कर लिया है कितनी सैलरी देना है। मैनेजर रेम्युनरेशन, ये कहां पढ़ा था तुम लोगों ने? वहां पे मैं एक बार पढ़ाने भी आई थी, वाला क्वेश्चन याद है क्या तुम लोग को? रेम्युनरेशन, ठीक है यार, अब छोड़ो, यहां तो पढ़ रहे हो ना, आ जाओ। रेम्युनरेशन, मैनेजर रेम्युनरेशन और डायरेक्टर, समझो। अब अगर आपका कैपिटल नेगेटिव ही हो गया है, या फिर कितना है, 5 करोड़ से कम है, अप टू 5 करोड़ है, तो इन्होंने कहा एमडी को कितनी फीस देना, सॉरी कितना रेम्युनरेशन देना, फिक्स कर दिया है। कितना देना है? 60 लाख। और डायरेक्टर को थोड़ा कम देना भाई, क्योंकि एमडी कौन होता है? सब्सटेंशियल पावर वाला होता है, थोड़ा ज्यादा रखेगा भाई, ठीक है। इसको देना 12 लाख, ये लिमिट फिक्स है। हम कब पढ़ रहे हैं? जब आपका प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट नहीं है तो प्लीज ये वाली सैलरी देना, ठीक है। अगर 5 करोड़ से 100 करोड़ के बीच है आपका कैपिटल, मतलब ज्यादा है, तो सैलरी भी ज्यादा दोगे। 84 लाख एमडी को और 17 लाख डायरेक्टर को। 100 से 2.5 करोड़ के बीच में है तो 120 लाख, ठीक है, और 24 लाख। यहां तक चीज क्लियर है? आपका कैपिटल कितना है? 250 करोड़ से अबव है, तो 120 तो हम 250 तक तो दे ही रहे थे, ये तो दो, प्लस जितना भी ऊपर जाता है एक्सेस जाता है, मान लो 500 करोड़ है। कितना है बच्चा? 500 ने 600 करोड़ कर रहे हो, कितना है? 600 करोड़। पहले जो फर्स्ट 2.5 करोड़ है उसमें आपको 250 करोड़ है, इसमें कितना देना है? 120 लाख देना है। रिमेनिंग कितना बचता है? 600 में से 250 अलग करो, कितना? 350। 350 का क्या करना है? 0.01% निकालो जरा, कितने लाख आते? करो करो। लाख में बता। पीछे की जीरो भी लगा के बताओ कितना? 35 लाख। मेरा एग्जाम्पल है कि कंपनी का पेड अप कैपिटल 600 करोड़ है। इन्होंने कहा कि भाई 250 करोड़ से अगर ऊपर है तो पहले 20 लाख तो दे दो। 250 करोड़ पहले, 250 के दे दो 20 करोड़, 120 करोड़ दे दिया। 600 में से रिमेनिंग कितना बचता है? 350। तो 350 का ये कैलकुलेशन करो कितना आता है। हाँ 120 लाख है। कितना? 3.5 लाख। हाँ वही 35 लाख होगा ना। 35 लाख और देना पड़ेगा। कर लेना कैलकुलेट ना लायक बच्चों। 3.5 लाख है, ठीक है। जीरो में इधर उधर मत गलतियां क्या करो, वापस आओ। समझ गया ना कैसे कैलकुलेट करना है? और सेम चीज डायरेक्टर को भी बोल दिया, क्लियर है?
अगर इस लिमिट से ज्यादा ऊपर जाना चाहते हो, जिनका पैसा है उनसे पूछ लो, एसआर पास करवा लो यार, ठीक है। अगर आपने पूरा 1 साल काम ही नहीं किया, हम ये काम 1 साल के हिसाब से आपको सैलरी दे रहे, रेम्युनरेशन दे रहे, आपने 1 साल काम नहीं किया, 6 महीने किया, तो इन्होंने क्या बोल दिया, प्रोपोर्शनेटली प्रो राटा बेसिस में देख लेने का। क्लियर है? वापस आओ, क्या पढ़ रहे हैं? अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो शेड्यूल में जाना। शेड्यूल में बोला है कि जब भी प्रॉफिट नहीं होता है तो आपको दो चीजें देखनी पड़ती है, लिमिट ए और लिमिट बी। अभी मैंने आपको बढ़ाई है लिमिट ए, बी भी देखनी है। ये है लिमिट बी। समझे ये शेड्यूल क्या है? पहले तो मेन 197 समझ में आया ना, इसलिए पहले मैंने 197 खत्म किया कि बीच की शेड्यूल्स है, ठीक है। अब बी क्या बोलता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर फंक्शनिंग, क्या लिखा है? प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी है ना, अलग से मिलेगा। अभी हमने क्या पढ़ा था? अगर कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में है तो उसको सैलरी अलग मिलेगी। चलो, इन्होंने क्या बोल दिया, तब मिलेगी जब ये कंडीशन फुलफिल करोगे, ठीक है। रेम्युनरेशन एज पर द ए मे बी पेड इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। पहला क्या लिखा है? वो इंटरेस्टेड नहीं है इन द कैपिटल, कंपनी में या फिर होल्डिंग में या तो सब चीज, मतलब अगर इंटरेस्टेड है तो, अगर इंटरेस्टेड है तो नहीं मिलेगी ना, इंटरेस्टेड नहीं है तो। फिर क्या लिखा है? नॉट इंटरेस्टेड रिलेटेड, ना डायरेक्टर से इंटरेस्टेड रिलेटेड है, ना प्रमोटर से, ना होल्डिंग से, ना सब्सिडी से। पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, जब भी अपॉइंटमेंट हुआ वहां से 2 साल का रिकॉर्ड देखेंगे हम कि भाई कहीं से भी कोई भी रिलेशन तो नहीं निकल रहा तो। या फिर क्या है, ग्रेजुएट लेवल का क्वालिफिकेशन होगा, क्योंकि आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में हो ना, तो आपके पास वो क्वालिफिकेशन होगी ना, जैसे इंजीनियर की, और वो भी नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी एक बार देखेगी, अपने लेवल में चेक करेगी। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, आप इंटरेस्टेड कहीं से भी नहीं हो, तो आपको प्रोफेशनल कैपेसिटी में मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलने वाली। क्लैरिटी है? एम्प्लॉय इज नॉट डीम टू बी इंटरेस्टेड इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। इन्होंने बोला है कि एम्प्लॉय हम मानेंगे कि क्या नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। नॉट डीम टू बी इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड नहीं है। अगर उसने क्या कर रखा है, शेयर होल्डर कर रखा है, नॉट एक्सीडिंग, ना के बराबर है 0.5% ऑफ द पेड शेयर कैपिटल। और स्कीम क्या लिखा है? एनी स्कीम एज पर एम्प्लॉई है ना, इस सॉप के तहत उसको ये मिला है। और लिमिट कितनी है? 0.5%, तो बहुत कम है, 1% भी पूरा नहीं है। तो आप क्या इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो? नहीं हो। और कोई भी शेयर आपने खरीदे हैं ताकि वो क्वालिफाइंग हो सके। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स? कभी भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए अगर आप शेयर्स खरीद लेते हो तो उसे हम बोलते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, याद करो, मेरी एक 100% सब्सिडी कंपनी है, मेरी होल्डिंग कंपनी है, और मैंने क्या कर रखा है, 100% सब्सिडी कंपनी है। फॉर्मेलिटी फुल करने के लिए हम क्या करते थे, नॉमिनी रख देते। तो बस यहाँ पे ये कह रहा है, अगर किसी के पास शेयर्स आए हैं, उसने इंटेंशनली खरीदे नहीं है, जस्ट द फॉर्मेलिटी फुलफिल करने के लिए अगर वो शेयर्स खरीदता है तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। बात समझ में आई? कौन कौन इंटरेस्टेड नहीं है? वो एम्प्लॉय जिसके पास कम शेयर्स है, और वो जिसने क्वालिफाइंग शेयर्स स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए बस इन्होंने ये कर रखा है, तो ये लोग इंटरेस्टेड नहीं कहलाते। क्लैरिटी है? नहीं है। फॉर्मेलिटी के लिए मैंने शेयर्स खरीदे तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास शेयर्स हैं तो मैं इंटरेस्टेड हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने तो क्यों खरीदे थे? फॉर्मेलिटी के लिए। आइटम ए और बी, टेबल ए और बी जो ऊपर पड़ा है, इसका बेनिफिट लेने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। शॉर्ट में, पहला, रेजोल्यूशन पास होना चाहिए और बोर्ड के द्वारा, और साथ में नॉमिनेशन रेम्युनरेशन को भी लगे। अगर डिफॉल्ट किया तो बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनसे भी पूछना पड़ेगा। ऑर्डिनरी या फिर एसआर पास करना पड़ेगा। ऊपर हमने एक लिमिट पड़ी थी 84 लाख, 60 लाख, ये बस ओआर से काम चलता है। लिमिट क्रॉस कर दी तो एसआर। इन्होंने कहा भाई ओआर पास करो, एसआर पास करो, जो भी कंडीशन होगी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये भी रेजोल्यूशन पास हो और फाइनली नोटिस में सारी बातें लिखी होंगी, तब आप ये अवेल करेंगे। क्या बोल रहे हैं, अजीब अजीब सी बातें। आ जाओ वापस से, हम पढ़े शेड्यूल 5, बोलो हाँ, बोलो। बिल्कुल सोना नहीं, चुपचाप सुन लो। शेड्यूल 5 पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं? शेड्यूल 5 में कितने पार्ट्स थे? पार्ट की बात कर रही हूँ। 1 2 3 4 पार्ट, भूल गए हो? पार्ट 2 क्या बोलता है? रेम्यूनरेशन। इसमें कितने सेक्शंस थे?
फर्स्ट सेक्शन बोलता है प्रॉफिट है तो सेक्शन 197। टू बोलता है प्रॉफिट नहीं तो यहीं रहो। अभी हमने क्या पढ़ा, टू पढ़ा। प्रॉफिट नहीं है तो ए एंड बी देखो। ए क्या बोलता है, पूरी लिमिट, मैनेजर की अलग, डायरेक्टर की अलग। बी क्या बोलता है, प्रोफेशनल कैपेसिटी। अब ये फायदे उठाने हैं तो इनसे गुजरना पड़ेगा। पहला, बोर्ड और कमिटी दोनों अप्रूवल देंगे। डिफॉल्ट किया है तो बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूवल देंगे। मेंबर से भी तो पूछना पड़ेगा, OR SR जो भी रिस्पेक्टिवली हो रहा है। और नोटिस में प्लीज ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए। क्या बातें लिखी होनी चाहिए, रीडिंग मत रीड करना, लेकिन मैंने रीडिंग लिख दिया है लेकिन तुम लोग रीड मत करना, क्योंकि खुद सोचो क्या लिखा होगा, पूरी डिटेलिंग। उन्होंने कहा जनरल इन्फॉर्मेशन, कंपनी का नाम बताओ, इन्फॉर्मेशन ऑफ द अपॉइंटी, किसको अपॉइंट कर रहे हो, नाम बताओ, मैनेजर, डायरेक्टर, सब की डिटेलिंग दे दूं। ये देखो कितना लंबा चौड़ा है, देखो रीड कर लेना, तुम लोग की जैसी श्रद्धा। ठीक है, अब बताओ फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया है? हिम्मत, चलो रोक दिया, रोक दिया। नहीं, कंपनी लॉ की एक और क्लास है। चलो यहां पे तुम लोगों को मैं ब्रेक दे रही हूं,